जुलाई का महीना, हर तरफ फैली गुलाबी कोहरे की जाल। आकाश में नया नया निकला पूर्णमासी के दूसरे दिन का चांद। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के एक सन्नाटे भरे सुनसान रास्ते पर एक लग्जरियस बस धुंध चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस में ढेर सारे जवान लड़के तथा लड़कियां इस जगह यानी कि पुराने समय में जिसे राजा राघव चंद्र राय की सल्तनत मानी जाती थी, वहाँ के महल को देखने जा रहे थे। या यूं भी कह सकते हैं कि उस राजा के महल को एक बड़े से उद्योगपति ने होटल में बदलने के लिए खरीद लिया था। और जिसने उसे खरीदा था उसका बेटा विद्वान जयेश मित्तल, यानी कि जयेश मित्तल के इकलौते बेटे, अपने कॉलेज के पूरे बैच को आज रात के इस आलीशान इनॉग्रेशन पार्टी में शामिल होने के लिए पुराना राजमहल लेकर जा रहा था। जयेश मित्तल को ये महल अपेक्षा से काफ़ी कम पैसे में मिल गया था और ये स्थान दार्जिलिंग के बहुत करीब पड़ता था तथा किसी कारण आसपास कोई होटल तो दूर, कोई रेस्ट हाउस तक नहीं था। और ये महल था भी बहुत खूबसूरत, तो टूरिज़्म के चांसेस बहुत अधिक थे। इसलिए इसके बारे में बिना किसी ज़्यादा पूछताछ के ही इसे खरीद लिया गया था। खैर, अब महल अधिक दूर नहीं था कि विद्वान ने अपने पास चिपके बैठे अपने क्लासमेट और सबसे अच्छे दोस्त प्रथम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया। यार, मैं आज बहुत खुश हूँ। इधर मैसेज मिलते ही प्रथम ने भी तुरंत उसका रिप्लाई किया। होगा क्यों नहीं, रोहिणी तेरे बात पर यहाँ तक आने के लिए राजी जो हो गई है। इतने में उसी व्हाट्सएप ग्रुप के दूसरे लड़के अनुज का मैसेज। यार विद्वान प्लीज़ हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स को मत बताना, पर क्या हम भी तुझे, मेरा मतलब है क्या तू हमारे लिए भी ऐसा कोई जुगाड़। ये देखते ही तीनों ने एक बार नज़र उठाकर एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में मुस्कुराए। और विद्वान का रिप्लाई, जी अपना अपना खुद देख लो, मेरे बाप को पता चल गया ना, जो अब भी मुझे स्कूल का छोटा बॉय समझते हैं, तो हम सबके जनाजे उठ जाएंगे। इस पर प्रथम, यार कसम से बड़ा कमीना है तू सच में, इतना डर होने पर भी तू ऐसा प्लान बना कैसे सकता है। विद्वान, क्योंकि तुझे नहीं पता मैंने इसके लिए कितना बड़ा तिकड़म लगाया है। पता है, मैंने महल का एक बहुत पुराना कमरा ढूंढ निकाला है जहां आज के टाइम पर कोई जाता तक नहीं है। डैड को भी उस कमरे के बारे में कुछ पता नहीं है। सब बोलते हैं कि वो कमरा हॉन्टेड है, इसीलिए किसी के जाने का कोई चांसेस ही नहीं है। और डैड की नज़र में तो मैं पार्टी से जाते ही सो चुका होऊंगा ना, और मेरे सारे दोस्त अपने अपने कमरे में। पर असल में मैंने स्टाफ से कहकर चुपके से अपनी तैयारी कर ली है। आखिर मालिक हूँ मैं इस होटल का, मेरी बात कैसे टालते। उधर दूर दूसरे सीट पर बैठे रोहिणी, रश्मि और पलक, जो कि इन तीनों की गर्लफ्रेंड्स थी, वो भी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक में लगी हुई थी। शाम का समय था और बारिश के मौसम के चलते रास्ता कुछ ज़्यादा ही रोमांचक और खूबसूरत लग रहा था कि इतने में ढेर सारे जुगनुओं की आवाज़ को चीरते हुए बस ने एक मोड़ को पार किया और वो बाई तरफ बढ़ गई। इधर ये देखते ही मोड़ पर लगे बड़े से बोर्ड को देखकर रोहिणी खुशी से उछल पड़ी और उसने सबका ध्यान भी उधर इंगित किया। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राघवपुर गांव, निकट दार्जिलिंग, पुराना महल मार्ग। और उस पर किसी बड़े से महल की तस्वीर बनी हुई। उसके थोड़ी देर बाद फर्राटे से चलती हुई बस एक बड़े से महल के आगे जाकर रुकी और एक तेज पुराने गेट की आवाज के साथ वो बड़ा सा गेट उनके सामने खुल गया। और उस शाम के धुंधलके में नहाया हुआ सबके सामने शान से खड़ा था वो राजमहल, पुराने समय में राजा राघव चंद्र राय का महल। आज महल को बहुत अच्छे से सजाया गया था और उस चकोर से महल के बीचों बीच एक बड़ा भव्य और सुंदर सा हॉल था। देखकर ही कहा जा सकता था कि अवश्य ही ये एक जमाने में राजा राघव चंद्र राय का राज दरबार हुआ करता होगा। आज वहाँ काफी चहल पहल मची हुई थी। जी हाँ, वर्षों पहले ही इस महल का पूरा वंश अचानक ही गायब हो गया था। उसके बाद गांव वाले भी उसे अशुभ मानने लगे थे और उन्होंने उस हादसे के बाद महल के विपरीत दिशा में जाकर पुनः अपना गांव बसा लिया। खैर, इतने में बस का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले उसमें से उतरी रश्मि और पलक। उन दोनों के पीछे पीछे दो लड़के और उतरे, प्रथम और अनुज, जो कि उन दोनों के प्रेमी भी थे। इधर उन दोनों लड़कों ने उतरते ही पुनः मुड़कर बस के दरवाजे की तरफ देखा और इस बार वहां दिखने में एक रौबदार सा लड़का, जो एक लड़की को हाथ देकर बड़े प्यार से बस से उतार रहा था,
उसे देखकर उन लोगों ने कहा, यार विद्वान, कमाल कर दिया तेरे डैड ने। वैसे भी ये टूरिस्ट एरिया है और एक राजमहल को होटल में बदलने का आइडिया ऑसम था यार। इतने में अपनी प्रेमिका रोहिणी के हाथ थामे विद्वान भी वहां आकर खड़ा हो गया और इसी के साथ उनका पूरा बैच धीरे धीरे बस से उतरने लगा और महल की तरफ देखते ही उन लोगों ने बड़े खुशी से उछलते हुआ कहा, यार उससे बड़ा कमाल तो हमारे विद्वान ने कर दिखाया है। हमारे पूरे बैच को यहाँ पार्टी में शामिल करने के लिए ले आया, वो भी एक रॉयल फोर्ट में। कैन यू बिलीव दैट? उनको इतना खुश होते हुए देखकर विद्वान भी मुस्कुरा दिया। इधर उनके पहुंचते ही होटल स्टाफ ने भी उनका अच्छा खासा स्वागत किया और इसके ठीक बाद उन्हें उनका स्पीड दिखा दिया गया। चारों तरफ तैयारी चल रही थी। पार्टी बस थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली थी और वे सब भी जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर तैयार होने में लग चुके थे। उन सबको भी पार्टी में जो शामिल होना था। थोड़ी देर बाद राजा राघव चंद्र राय का राज दरबार आज फिर वर्षों बाद लोगों से अटा पड़ा था। जवान लड़के लड़कियां सुंदर लिबासों में डांस फ्लोर पर जमकर थिरक रहे थे। दूसरी तरफ रॉयल खाना पीना चल रहा था। पार्टी अपनी शुरुआत पर थी कि इतने में अचानक विद्वान वहां एक बड़े ही सलीके से तैयार हुई होटल स्टाफ की लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ रोहिणी भी थी। इधर उसके जाते ही लड़की ने बड़े अदब से उसके सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। इतने में तुरंत विद्वान, हाँ रोज, क्या तुमने सारा डेकोरेशन कर दिया? रोज, यस ऑफ कोर्स सर, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, आइए मेरे साथ। और वे सब एक गलियारे की तरफ बढ़ गए जो जितने आगे बढ़ो उतना ही सुनसान होता जा रहा था। कुछ दूर तक एक अनछुए गलियारे में चलने के बाद रोज ने उन्हें एक महल के सबसे छुपे हुए कमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें चाबी पकड़ा दी। ये देख रोहिणी, विद्वान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पार्टी में भी तो कितना मज़ा आ रहा था। विद्वान, प्लीज़ बेबी, मुझे बस आपके साथ समय बिताना था। वो सब तो बस बहाना थे पापा का ध्यान भटकाने के लिए। चलो ना प्लीज़, अंदर म्यूज़िक, खाना, सब कुछ है, हम बड़ा मज़ा करेंगे। और तुम्हें पता है, ये पूरे महल का सबसे खूबसूरत स्वीट है, सिर्फ आपके लिए, मेरी तरफ से। इतना सब कुछ सुनकर भी रोहिणी को थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसे अपने विद्वान पर पूरा भरोसा था, तो देर सवेर वो मान ही गई। इतनी देर तक रोज चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी और इधर रोहिणी के मानते ही विद्वान ने पुनः रोज की तरफ देखते हुए, वैसे रोज, वैसे तो मेरे दोस्त संभाल लेंगे, पर अगर फिर भी मेरे डैड ने मेरे बारे में पूछा तो बोल देना कि मैं अपने स्वीट में जाकर आराम से सोया पड़ा हूँ। रोज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर वो जिधर से आई थी उधर की तरफ बढ़ गई। इधर इतने में उस लाल चाबी से विद्वान ने उस पुराने से कमरे को अचानक खोला और दरवाजे को एक तेज धक्का दिया तथा इसी के साथ दरवाजा एक बुरी सी आवाज करते हुए भड़ाक से खुल गया और उन दोनों की नजर कमरे के भीतर पड़ी। कमरा भीतर से बहुत आकर्षक था। यह सब कुछ राजा महाराजा के जमाने की थी, पर उस पूरे कमरे में कुछ था जो सबसे अलग लग रहा था और वो था उस कमरे के बीचों बीच लगा एक बड़ा सा लग्जरियस महाराजा बेड। कारण उनके ठीक सामने दीवार पर एक पिरामिड की आकृति सी बनाती हुई संरचना थी और उसी के साथ वो बेड लगा हुआ था। उसे देखकर विद्वान ने तुरंत रोहिणी का हाथ पकड़ा और उसने तुरंत कमरे के भीतर कदम रखा, पर इसी के साथ अचानक न जाने कहां से एक तेज तूफान का झोंका आया और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा पुनः बंद हो गया और दरवाजा बंद होते ही बाहर जोर से बिजली कड़की। इधर उस बिजली के कड़कते ही पूरे गलियारे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, जिसके बीचों बीच मुंह पर अजीब सी मुस्कान लिए इस समय खड़ी थी रोज। इतने में एक बार फिर बिजली कड़की, पूरा गलियारा फिर से रोशनी से नहा उठा और अब उस गलियारे में जो शख्स खड़ी थी वो रोज नहीं थी, अब वहां खड़ी थी स्वयं चंद्रिका।